जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह 20 महत्वपूर्ण विविध प्रश्न है और इन प्रश्नों का हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, ए में विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो आइए यहाँ से थोड़ा हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप करेंट के तौर पे ये याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो आपको के वेणुगोपाल है, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। यानी कि के वेणुगोपाल राव का जो है क्रम कौन से है, तो आपको 15वें क्रम के ये महान्यायवादी है। तीन चीज़ों का आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो महान्यायवादी होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न किया जाए कि बताइए कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो हम क्या कहेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी बात कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना, सरकार का यह मुख्य वकील भी होता है। क्या होता है, सरकार का मुख्य वकील भी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत क्या होता है कि आपको महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो महान्यायवादी है इसका कोई कार्यकाल जो है संविधान में निर्धारित नहीं है, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न क्या करता है, कार्य करता है। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के मर्जी तक ही क्या होते हैं कि आपको ये जो महान्यायवादी होते हैं वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हटाने की भी किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो आपको संविधान में नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो आपको राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही काम करते हैं, उसके मर्जी से ही काम करते हैं। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है आपको, यानी कि हायर लेवल के एग्जाम में, कि बताइए कि भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे कौन थे। तो देखिए, भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो आपको MC सीतलवार थे। और खास बात यह रही कि इनका कार्यकाल जो था वो आपको सबसे लंबा है अभी तक, ठीक है ना। यानी कि यह 13 वर्ष महान्यायवादी के पद पर रहे थे, ठीक है ना। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो वो आपको MC सीतलवार। फिर यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कार्यकाल वाला महान्यायवादी कौन थे, तो वह आपको सोली सोरावजी थे, जिनका कार्यकाल जो था आपको दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990, यानी कि लगभग 1 साल के आसपास इनका कार्यकाल था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, देख लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो वहीं 1 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, 2 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है ना, अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो देखिए, वित्त आयोग के गठन संबंधित जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से हम जान लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको 1951 में हुआ था। याद रखना है आपको कि भारत में पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको के.सी. नियोगी थे। कौन थे, के.सी. नियोगी। वर्तमान में जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, वो आपको 15वें वित्त आयोग चल रही है। यानी कि 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो आपको हाल के पिछले वर्षों में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि अभी कौन से वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, तो 15वें वित्त आयोग का, ठीक है ना। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है अभी वो आपको NK है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से हम थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में और जान लेते हैं कि वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 5 सदस्य में से एक जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष और सदस्य सभी की जो नियुक्ति करते हैं वे आपको भारत के राष्ट्रपति कहते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है कि फिनांस कमीशन के जो भी सदस्य होते हैं उसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। फिर पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो देखिए, तो ये जो वित्त आयोग है वह केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है कि आपको जो फिनांस है, ठीक है ना, इसका बंटवारा सही ढंग से
मतलब कि करता है, यानी कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो कि फिनांस को लेकर मतभेद ना हो, ठीक है ना। इसीलिए वित्त आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और वहीं क्या करता है कि राज्यों को और केंद्र को क्या कहता है कि निश्चित जो मतलब कि लाभ होते हैं वो एक दूसरे में निर्धारित करते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 324। तो देखिए अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर आपको ऑप्शन सी एक अनुच्छेद 148। तो देखिए अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंधित बातों की चर्चा की गई है। डी नंबर ऑप्शन है आपको अनुच्छेद 368। इसमें जो है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए, तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 3 में क्या करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 330 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 330। तो एक चीज़ गौर से सुनिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए क्या है कि आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब है ऑप्शन नंबर बी 331, ठीक है ना, अनुच्छेद 331। तो देखिए अनुच्छेद 331 के तहत क्या होता है कि लोकसभा में, ठीक है ना, अगर आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। फिर है आपको ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 332। तो देखिए अनुच्छेद 332 के तहत क्या है कि आपको विधानसभा में, ठीक है ना, जो राज्य की विधानसभा है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। फिर है आपको अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में क्या है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए क्या है कि प्रतिनिधित्व न मिलने पर उसे क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, इन चीज़ों की चर्चा की गई। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए आर्टिकल 330 इसके तहत क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 331 आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या है कि प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC ST को क्या है कि आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 333 विधानसभा में क्या है कि आपको आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न मिलने पर उसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 4 में क्या करा है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो देखिए किसी राज्य का राज्यपाल जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब आइए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम क्या कहते हैं कि ये जो राज्यपाल है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए ये जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न कार्य करते हैं, और ऐसी बात जो है संविधान के अनुच्छेद 156 में भी कही गई है। क्या कही गई है, 156 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत ये जो क्या होते हैं राज्यपाल जो होते हैं राज्य के, ठीक है ना, वो राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक उसे पद पर रख सकता है, नहीं तो जब चाहे तब उसे क्या कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है ना। ये जो राज्यपाल होते हैं राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं कि राज्य की कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो आपको राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात है आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर राज्यपाल कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत, ठीक है ना, कि राज्यपाल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सबसे पहले भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी बात वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में, इसके अलावा वह पागल अथवा दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो आपको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो वही 4 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। 5 में देखिए क्या करा है
कि लोकसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए का है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम व्यक्ति की उम्र जो होनी चाहिए वो आप 25 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान लीजिए कि कौन से आयु कहाँ पर काम देंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है, ठीक है ना, मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो आपको 18 वर्ष, इसको याद रखना है, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कम से कम वो आपको 25 वर्ष है, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपको 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, राज्यपाल बनने के लिए जो कम से कम न्यूनतम आयु चाहिए वो आपको 35 वर्ष चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कम से कम चाहिए। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो आपको 25 वर्ष। चलिए हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर कि 6 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए में देखिए क्या कर रहा है, डिक्की डोलमा, ठीक है ना। फिर कह रहा है आपको बछेंद्री पाल, क्या है बछेंद्री पाल। फिर है आपको जुंको तेवई और फिर है संतोष यादव ऑप्शन में, ठीक है ना। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जो पहली महिला थी वो आपको जुंको तेवई थी। और जुंको तेवई जो थी 1975 में माउंट एवरेस्ट पर क्या हुई थी कि पहली बार चढ़ाई की थी। और यह पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी, चढ़ी हुई थी। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल। तो भारत की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी थी। और इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी भारत की, तो वो थी आपको संतोष यादव। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। आइए अब हम यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये जो क्या है कि माउंट एवरेस्ट है इसके बारे में। तो देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे पहले जान लीजिए, ठीक है ना। ये जो माउंट एवरेस्ट है ध्यान रखिएगा कि मतलब यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह हिमालय पर्वत का क्या है, हिस्सा है। याद रखिएगा किसका हिस्सा है, हिमालय पर्वत का यह हिस्सा है। तो इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा अर्थात आकाश का भाल कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं आपको तिब्बत में लोग इसको चोमो लंगवा कहते हैं, अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा अर्थात आकाश का भाल। वहीं आपको तिब्बत में इसे चोमोलंगवा अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि माउंट एवरेस्ट का जो पूर्व नाम था वो क्या था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट का पूर्व नाम जो था X5 था। क्या था, X5 था। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट का पूर्व नाम क्या था, तो वो आपको X5 था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जो यह दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊँचाई है वो आपको 8,848 मीटर, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिन पहले आंकड़ा जारी किया गया था, उसमें 8,850 मीटर भी बताया गया था, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप 8,848 मीटर ही अभी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी यही ऑप्शन ज़्यादातर देते हैं, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, यानी कि 29,029 फुट के आसपास क्या है कि इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। और यह दुनिया की क्या है कि सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो आपको नेपाल और चाइना के जो क्या है कि एरिया है उससे सटा हुआ है, ठीक है ना। यानी ये जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि तिब्बत के एरिया से भी जा सकते हैं और नेपाल वाले एरिया से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो आपको एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नोर्गे जो कि भारत के थे, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो आपको एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर क्या किए थे, चढ़े हुए थे। चलिए तो यहाँ से इन सारे क्वेश्चनों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 6 का जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वह आपको यानी कि जुंको तेवई हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला, ठीक है ना। चलिए 7 में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो देखिए ये जो काकोरी डकैती कांड है, ठीक है ना, ये आपको 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। तो ये जो क्या है कि काकोरी डकैती कांड है, ठीक है ना, इसमें क्या था कि क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था कि ट्रेन में जो सरकारी खजाना है उसको क्या करना, लूटना, और उससे क्या करना कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खरीदना। यही था आपको काकोरी षड्यंत्र केस का मुख्य उद्देश्य।
फिर यहाँ से एक प्रश्न और कर लिया जाता है कभी कभी कि बताइए कि जो काकोरी रेलवे स्टेशन है वो अभी हाल फिलहाल कहाँ है, ठीक है ना। तो ये आपको लखनऊ के क्या है कि आसपास का यह रेलवे स्टेशन था, यहीं पर ये लूट हुई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस में क्या हुआ था कि आपको राजेंद्र लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन लोगों को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि काकोरी षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, जिसमें आपको राजेंद्र लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ठीक है ना। तो वहीं आपका 7 नंबर प्रश्न का कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो वह था आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 8 में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो देखो भाई गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में। तो देखिए ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इसकी जो नींव पड़ी थी, ठीक है ना, वो आपको जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के क्या था कि भारत प्रथम आगमन के उपलक्ष्य में क्या हुआ था कि नींव पड़ा था। यानी कि प्रथम बार जब जॉर्ज पंचम और उनकी बेगम जो थी क्या कहते हैं मैरी जब भारत आए थे, ठीक है ना, तो उसी के याद में क्या हुआ था कि गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी, यानी कि उनके स्वागत में 1911 में, ठीक है ना। हालांकि इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था 1913 में शुरू हुआ था और यह पूर्ण रूप से बनकर 1924 में तैयार हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कब बनकर तैयार हुआ था। तो 1924 में। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी, 1911 में। किसके स्वागत में, तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इसके वास्तुकार कौन थे। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो आपको जॉर्ज विटेट थे। याद रखिएगा कौन थे, जॉर्ज विटेट। याद रखना है आपको कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, जॉर्ज विटेट, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो वहीं 8 नंबर प्रश्न कर है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये आपको मुंबई में। तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 9 में। देखिए क्या करें कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना, कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। तो यह आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए तो अभी क्या है कि 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषा जो है, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा कि अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, उसको क्या किया गया कि आपको मतलब कि प्रमाणिक भाषा के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है ना, अर्थात उसको अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय क्या था कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या हुआ था कि मणिपुरी, नेपाली, ठीक है ना, इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को शामिल जब कर लिया गया तब 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की संख्या जो हो गई थी वो आपको 18 हो गई थी। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद रखना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 10 में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो देखिए नर्मदा नदी पर हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, सरदार सरोवर, टिहरी बांध। तो देखिए नर्मदा नदी पर जो है वो आपको सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है वो आपको महानदी पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब में है। टिहरी बांध यह आपको उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। तो इन चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 11 में भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो यह आपको आर्यभट्ट था। तो इस आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था कि सोवियत यूनियन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 12 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म दिवस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो विधान चंद्र राव जी है, ठीक है ना, इनके जन्म दिवस को 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विधान चंद्र राव जी जो थे वो आपको पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो डॉक्टर विधान चंद्र राव जी हैं इनको क्या हुआ था कि
भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो 1961 में। याद रखिएगा कि विधान चंद्र रॉय जी को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर है CN राव, इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें भी 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो वहीं 12 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह आपको क्या है कि विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को। तो 12 का सही आंसर A हो जाएगा। चलिए, और आप लोगों को इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। 13 में, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के संविधान से हमारे देश में क्या है कि संसदीय व्यवस्था को लिया गया है, साथ में एकल नागरिकता को क्या किया गया, लिया गया है। विधि के जो शासन है उसको भी कहाँ से लिया गया है? तो आपको इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको अच्छा से देख लेना है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको D हो जाएगा। चलिए, 14 में क्या करा है, गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। कि 14 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए क्या करा है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य वन राजा बना था। तो देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय, क्योंकि चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय थे, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी शासक का नाम दिया हुआ है, जैसे आपको राजराज प्रथम, ठीक है ना। तो इसने तंजौर में क्या किया था कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। फिर आपको राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया था कि मतलब राजधानी में इसने बृहदीश्वर मंदिर का क्या किया था, निर्माण कराया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, चोल वंश के संस्थापक हो गया कौन? तो आपको विजयालय। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी, ठीक है ना। इसके एक शासक थे राजराज प्रथम, जिसने तंजौर में क्या किया था कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजेंद्र प्रथम जो था वो आपको किसका निर्माण कराया था? तो राजेंद्र प्रथम जो था, गौर से सुनिएगा, वह तंजौर में ही बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो 14 का सही आंसर C हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं 15, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या करा कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? देखिए, पहला करा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, ठीक है ना। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI, ठीक है ना। तो देखिए, सामुदायिक बाजार को जो निम्नलिखित करने का कार्य करता है वो आपको SEBI करता है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आइए इसके सारे ऑप्शन को हल्का फुल्का जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं NSE के बारे में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो देखिए, यह जो है आपको 1992 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और कारोबार की दृष्टि से यह क्या है कि तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा कि तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है कौन है? NSE है, कारोबार की दृष्टि से, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं BSE कहने का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यह एशिया का, ठीक है ना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो एशिया का जब सबसे पुराना हुआ तो इसका मतलब यह भारत का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में। तो याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और अभी जो इसके प्रमुख है आशीष कुमार चौहान है। कौन है? आशीष कुमार चौहान है। 3 चीज़ों को भी आपको देख लेना है। फिर है RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन RBI एक्ट 1934 के एक के तहत कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है ना। और अभी जो इसके प्रमुख है, ठीक है ना, यानी कि RBI के जो अभी गवर्नर है वो आपको शक्तिकांत दास है, जो कि आपको कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि शक्तिकांत दास से पहले कौन था? तो वो आपको उर्जित R पटेल था। फिर यहाँ से प्रश्न और भी किया जा सकता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए, RBI के प्रथम गवर्नर जो थे ओसवानी स्मिथ थे। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो आपको CD देशमुख थे, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। और इस RBI का जो गठन हुआ था हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर हुआ था, जिसमें आपको भारतीय अर्थशास्त्री, भारतीय दार्शनिक, भारतीय महान नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी क्या किया था कि अपना योगदान दिया था RBI की स्थापना में, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना। फिर है आपको SEBI, ठीक है ना, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो SEBI है इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया था, यानी संवैधानिक मान्यता जो इसको दिया गया था 1992 में, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। दूसरी बात है कि SEBI के जो प्रमुख है वो आपको कौन है? तो वो आपको अजय त्यागी। याद रखिएगा कि SEBI के प्रमुख कौन है? अभी अजय त्यागी। और SEBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो जो भी चीज़ यहाँ से हम बताएं इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना।
तो वही 15 नंबर प्रश्न करा है कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए 16 में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना। विधि के शासन कहाँ से लिया गया है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 17 में, वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, ठीक है ना, कहलाता है। तो देखिए, तो यह आपको क्या कहते हैं, रेपो दर कहलाता है। यानी कि जब क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या करता है कि उधार लेता है, तो वह दर आपको क्या कहलाता है, रेपो दर कहलाता है। मतलब कि जब क्या हो कि कॉमर्शियल बैंक की क्या हो कि जो पैसे समाप्त हो जाए, अगर वह तब रिजर्व बैंक से क्या करता है, पैसा लेता है, तो आपको जिस दर पर रिजर्व बैंक क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, वो आपको रेपो दर कहलाता है। वहीं रिवर्स रेपो दर की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो जब आरबीआई को क्या होता है कि कमी हो जाती है पैसों की, तो जब वह कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, ठीक है ना, जिस दर पर, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर, ठीक है ना। तो देखिए, तो रिवर्स रेपो दर जो होता है, रेपो दर की तुलना में हमेशा क्या होता है कि कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब व्यावसायिक बैंक क्या होगा कि आरबीआई को मतलब कि ऋण देगा, ठीक है ना, तो वह रिवर्स रेपो दर। और जब आरबीआई व्यावसायिक बैंक को ऋण देगा तो वह क्या कहलाएगा, तो आपको रेपो दर कहलाएगा। तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 में, किस भारतीयों को भारत सरकार के लिए, ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। ए में कह रहा है मोरारजी देसाई, बी प्रणब मुखर्जी, सी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी जो है आपको पी चिदम्बरम, ठीक है ना। तो देखिए, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो आपको मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट को क्या किया था, पेश किया था। वहीं आपको प्रणब मुखर्जी जो है 8 बार बजट पेश किए थे, पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश किए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश किए थे वित्त मंत्री रहते हुए, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए मोरारजी देसाई। चलिए 19 में क्या करा है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, 1905 में, ठीक है ना, कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा 1906। तो देखो 1906 में मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, कि आपको स्थापना हुआ था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वहीं 19 नंबर प्रश्न कराया कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो आपको 1905 में हुआ था। चलिए 20 में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, तो यह आपको लाउड स्पीकर करता है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।